हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो? पढ़ाई चल रहा है? नहीं चल रहा है? ठीक है, चलेगा। तो आज क्या चलेगा? आज एटॉमिक मॉडल चलेगा। एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, एटॉमिक मॉडल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटॉमिक मॉडल्स में हम लोग सारा कुछ देखेंगे। जहाँ से थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, बोर्न्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, क्वांटम मॉडल, सारा कुछ देखेंगे। तो आज होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4। लेकिन इसका पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जो मिस कर दिया है वो तो मिस कर गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। 1, 2, 3 का क्या था, फटाक से 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। उसका बाद हम आज के एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। और जो नहीं देखा है वीडियो 1, 2, 3 पार्ट फटाफट देख लेंगे, डिटेल में समझाया हुआ है। तो कहानी चालू होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से। पहला कहानी क्या चालू होता है कि स्टार्टिंग में देखते हैं कि आते हैं डाल्टन जी। तो डाल्टन जो होता है वो क्या होता है? डाल्टन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, एक्सक्यूज मी, तो डाल्टन के हिसाब से क्या होता है कि ये दुनिया हर कुछ ना कुछ चीज़ से बना हुआ होता है। एंड वो वन रिपीटेटिव यूनिट होता है, दैट इज वो डाल्टन क्या बोला? एटम बोला। अच्छा, एटम का कुछ प्रॉपर्टी दिया था जिसके हम लोग 9, 10, 7, 6 में पढ़ते हैं। क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या पढ़ते हैं कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये वाला बात पढ़ते हैं। ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला जाता है कि एटम, वो अपने डाल्टन जी बोले थे एटम होता है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बोले थे कि एज एन केमिकल रिएक्शन एटम एज अ होल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये सारा बात था। ठीक है। लेकिन क्या बोला था कि एटम इज नॉन डिविजिबल एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? डाल्टन फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमको पता चला सेकंड नंबर में हम लोग क्या देखे थे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गया था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आया था तो डाल्टन बोले थे कि सिर्फ एटम होता है, सिर्फ एटम होता है, स्मॉलेस्ट होता है, जो कि हम लोग को देखे फेल हो गया। तब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आया था। हम लोग देखे थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या देखे थे? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को देखे थे, डिस्कवरी क्या कौन किए थे? जे थॉमसन किए थे, जे थॉमसन। इसी के एक मॉडल पढ़ते हैं ना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन, अच्छा थॉमसन ये कैसे किए थे एक्सपेरिमेंट? याद करिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। इससे इलेक्ट्रॉन निकाले, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज था कि ये आप गैस पे डिपेंडेंट नहीं करता, इलेक्ट्रोड पे डिपेंडेंट नहीं करता है। ठीक है। और ये एक और क्या इंपॉर्टेंट और एक चीज़ क्या दिए थे? चार्ज टू मास रेशियो दिए थे, जो कि 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये एक यूनिट था, ये दिए थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे प्रोटॉन। प्रोटॉन का कौन था? गोल्डस्टेन था। गोल्डस्टेन दिए थे प्रोटॉन का। सेम किए थे कैथोड रे का जगह क्या था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट किए थे, एनोड रे। ठीक है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट किए थे। सेम कुछ था, लेकिन यहाँ पर क्या था? मास पे डिपेंड करेगा, वो जो एक कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, अंदर का गैस कौन सा है, उस पर डिपेंडेंट करेगा। ठीक है। एंड ये यार, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका मास नंबर बार बार चेंज हो जाएगा अलग अलग गैस के लिए। तो ये था आपका प्रोटॉन का। अच्छा, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया? याद करिए, बेरिलियम का बॉन्डिंग किए थे किसके साथ? अल्फा पार्टिकल के साथ। कौन करवाए थे? ये वाला आपको करवाए थे जेम्स कैडविक। ठीक है, CHANDWIC। ये कुछ एक्सपेरिमेंट था, ये हम लोगों को पता चल गया था। ठीक है। डिटेल में हम पार्ट 2 का वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हम लोग देखे थे, क्योंकि डाल्टन फेल हुआ, ये सब एटॉमिक पार्टिकल आ चुका था। अब यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि एटम, डाल्टन बोलते हैं कि एक एटम होता है, उससे कुछ छोटा है नहीं, तो कुछ छोटा है नहीं, तो एटम अपने आप पे स्टेबल है, तो बोल दिया एटम स्टेबल है। लेकिन हम देखें सब पार्टिकल्स आ गया। जब सब पार्टिकल्स आ गया, तो अभी सब पार्टिकल्स कैसे अरेंज है कि वो अपने आप में एटम को स्टेबल करता है। तो अरेंजमेंट ऑफ सब पार्टिकल्स कहाँ से आएगा? वो एक प्रॉब्लम था। तो कुछ प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम क्या आ गया था? एनसीईआरटी देखेंगे, पेज नंबर हम लोग 28 में देखे थे। 4 प्रॉब्लम आया था। 27 में देखे। सबसे पहले स्टेबिलिटी को कैसे होगा, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम में प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है। उसके बाद हम देखे थे कंपैरिजन, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का, एटम को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि ये दूसरा एलिमेंट का है, तो एक कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ गया था। सेकंड क्या हो गया था? हम लोग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे डिफरेंट एलिमेंट का। तो क्या हो गया था? एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में कंपैरिजन में प्रॉब्लम आया था। चलिए, ये बस रफली बता दे रहे हैं आपको। अगर डिटेल में देखना है तो आपको पार्ट 1 में इसका देखना होगा, पार्ट 2 में देखना होगा, पार्ट 3 में देखना होगा। उसके बाद हम लोग एक और प्रॉब्लम क्या देखे थे कि वहाँ पे हमारा क्या हुआ था?
केमिकल रिएक्शन कैसे करता है तब, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गया। अब जब हो गया, अब यहाँ पर हो रहा है कि एटम में आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब इन तीन में से कौन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ये भी नहीं पता था। तो एक प्रॉब्लम वो आ गया कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली कैसे होता है। यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम आ गया कि केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखेंगे पेज नंबर 27 के, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है डिफरेंट डिफरेंट लाइन का, हम लोग सुने हुए ना, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो वो तो आप समझ में नहीं आया था, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम है, स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया था। ठीक है, अब इनको समझाने के लिए क्या होता है कि आगे आगे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए जाता है, जो आज हम लोग उनका टॉपिक में डिस्कशन का होगा। और क्या किए थे इसका बाद हम लोग एक और टॉपिक क्या पढ़े थे, कुछ टर्म्स देख लिए थे। ठीक है, कुछ टर्म्स देखे थे हम लोग, जैसे कि क्या क्या देखे थे हम लोग। सबसे पहले देखे थे आइसोटोप्स देखे थे, फिर आइसोबार्स, आइसोटोन्स। ठीक है, तो चलिए फटाक से देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले देखे थे आइसो TOPES। आइसोटोप्स में एक कोडिंग क्या दिए थे, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। यहां पर देखिए, और एक दूसरा क्या था, आइसोबार्स था। ठीक है, डिटेल में पार्ट 3 का वीडियो में देख लेंगे। आइसोबार्स में क्या था कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां पर क्या था, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ एटॉमिक नंबर चेंज होगा यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। ठीक है, तो जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि देखिए मास नंबर तो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है, एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन पार्ट करता है। तो आपका आइसोटोप्स में क्या होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप सेम होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। तो क्या होगा, आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो रहा है तो आइसोबार्स में क्या होगा, ये सेम नहीं होगा, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट हो जाएगा, बस ये बात अपने को याद रखना है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और बाकी तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते क्या हो, आइसोपार्स के बाद हम लोग आइसोटोन्स पढ़े थे, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आइसोडाइफर्स पढ़े थे। आइसोडाइफर्स में क्या होता है, दो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट का सेम होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे आइसो एस्टर्स एंड लास्ट में देखे थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये कुछ हम लोग बात देखे थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंस में यानी ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। और ये हमारा नीट का इंपॉर्टेंट व्यू था। नीट ये इतना दूर हम बता दिए थे अपना 3 वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक मॉडल्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक का पहला टॉपिक है, जो लोग देख लिए थे ठीक है, जो लोग नहीं देखे थे वो अपना मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ तक कहानी समझ में आया था। अब क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुका था, अब उसको स्टेबिलिटी बताने का, उसका वेव नेचर बताएंगे, मतलब उसका स्पेक्ट्रम लाइन को समझाना है, केमिकल रिएक्शन कैसे कर रहा है, कौन पार्ट ले रहा है, वो सब समझाना है। ये सारा कुछ समझाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट समय से आते गए और अपना अपना मॉडल देते गए। तो कुछ मॉडल्स को पढ़ेंगे और एक ओवरव्यू फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसको देख लेंगे एंड उसका बाद हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, एटॉमिक मॉडल्स हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल्स। तो देखिए एटॉमिक मॉडल्स का क्या सीन है। सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल्स है वो दिए जे थॉमसन।
जे थॉमसन का मॉडल हम लोग जानते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, रेसिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, रेसिन पुडिंग मॉडल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताए थे जे थॉमसन, इसमें जे थॉमसन बताए थे कि ऐसा होता है, वाटरमेलन कैसे होता है, ये गोल होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा स्कैटरली रैंडमली स्कैटर्ड होगा, यानी कि इसका मेन पॉइंट है क्या याद रखना है कि मास एंटायरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा, एंड उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होगा। तो क्या होगा, मास जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एक खास बात यहाँ पर क्या बात है, क्योंकि देखिए, क्योंकि जेम्स जे थॉमसन जी को न्यूक्लियस क्या होता है वो तो पता ही नहीं था, तो न्यूक्लियस का क्या रेडियस दे पाएंगा, न्यूक्लियस नाम का क्या चीज था तो पता ही नहीं था, तो रेडियस कहाँ से देंगे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का रेडियस नहीं देते, क्योंकि उसको बस एक पता था कि ये एटम इवनली मतलब पूरा सराउंडिंगली पूरा एंटायर स्पेयर सिर्फ एटम से बना हुआ है, उसके अंदर का न्यूक्लियस का कुछ पता नहीं है। तो वो क्या किए थे, क्योंकि न्यूक्लियस नाम क्या चीज़ है वो पता ही नहीं था, तो सीधा सीधी क्या दिए थे, रेडियस दे दिए थे, रेडियस ऑफ द एटम दिए थे, जो कि एक लगभग 10⁻⁻10 मीटर, ये बात बोल के गए थे। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी यहाँ पर देख लेते हैं, जे थॉमसन पेज नंबर 30। ठीक है, तो उन्होंने रेडियस दे दिया था जे थॉमसन ने, ठीक है, एंड आपका मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दे दिया था, ठीक है। हाँ बस इतनी ही बात था जे थॉमसन के बारे में, ठीक है, बस याद रखना प्लम पुडिंग मॉडल दिए थे, मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एंड उन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दिया था, हम लिख दे रहे RN, सॉरी एटम, ATM, रेडियस ऑफ एटम दिए थे, न्यूक्लियस इसलिए नहीं देते क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है ये बात पता ही नहीं था। थॉमसन को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रुथरफोर्ड मॉडल, ठीक है, इसमें और कुछ बात नहीं है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था, तो इसके लिए ड्रॉबैक क्या क्या होगा, ड्रॉबैक्स इसका आपका होगा, ड्रॉबैक्स होगा, ड्रॉबैक्स क्या क्या होगा, पहला कि आपका ये जो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या एक्चुअली है नहीं है, तो वो ड्रॉबैक्स लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ड्रॉबैक्स क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर स्टैटिक डायग्राम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन असली में स्टैटिक है, नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, तो स्टैटिक डायग्राम बना हुआ, स्टैटिक स्ट्रक्चर दिया गया था, वो भी नहीं होगा, तो वो भी नहीं होगा, वो भी एक ड्रॉबैक हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा आपका ड्रॉबैक, ये एक तरह का आपका स्टेबल नहीं है, मतलब स्टेबल फिगर मेंशन, स्टेबल स्ट्रक्चर ही नहीं है ये, तो कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स, तो थॉमसन मॉडल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरा मॉडल, तो ये हो गया पूरा कंप्लीटली फेल, ये कंप्लीटली फेल हो जाता है। फिर आता है रुथरफोर्ड मॉडल, RUTHERFORD, रुथरफोर्ड मॉडल, रुथरफोर्ड मॉडल हम लोग रुथरफोर्ड मॉडल के देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल, अब ये बोर्स मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्स मॉडल से नीट पे एक क्वेश्चन तो अब मान ही लीजिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्स मॉडल है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब बोर्स मॉडल के बाद आता है आपका क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, और ये आपका बेस होता है, केमिस्ट्री को जब समझना चालू करेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल से पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा या कुछ भी पढ़ना होगा, तो मेरे को ये तो आना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इन जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक।
ठीक है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग एक लेक्चर होगा। अब देखिए क्या होता है कि रुदरफोर्ड हो गया, बोर्स मॉडल है एंड क्वांटम मॉडल है। लेकिन क्या होता है कि ये देखिए ये दोनों का बीच में आपका एक चीज होता है कि बोर्स बहुत सियाना आदमी था, ठीक है। ये ऐसा ही अपना मॉडल नहीं दे रहे, ये बोर्स अपना मॉडल देने के पहले कुछ चीज को देखे थे। पहले क्या देखे थे? पहला था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहां पर पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई भी लाइट, सोर्स ऑफ लाइट कोई मेटल शीट में गिरता है तो वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इनको दोनों को कंबाइन करके इनका अप्रूवल कौन दिया था? आइंस्टाइन दिए थे, ठीक है। आइंस्टाइन अप्रूवल दिए थे कि इन दोनों को, हाँ कि ये ठीक है, अपना एक प्रिंसिपल दिए थे प्लैंक्स क्वांटम एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंबाइन करके। ये तीनों को कंबाइन करके बोर्स अपना मॉडल निकाल दिया, बोर्स मॉडल, ठीक है। लेकिन बोर्स मॉडल में भी कुछ कमी थी कि बोर्स मॉडल भी ये भी सक्सेस नहीं हुआ। बोर्स मॉडल में भी कुछ कमियां थी, बोर्स मॉडल भी सक्सेस नहीं हुआ। तब आया क्या है? क्वांटम मॉडल। लेकिन क्वांटम मॉडल भी ऐसा नहीं बना। क्वांटम मॉडल बनने के लिए भी, क्वांटम मॉडल बना भी कुछ दो प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल डी ब्रोगली प्रिंसिपल, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर से सबसे पहले देखेंगे डी ब्रोगली, BROGLIE, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। एंड दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे हेइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये दोनों कंबाइन करके फाइनल ये दिया। एंड अभी रिसेंट हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। ये क्या है आपका? ये है मॉडर्न, ये है आपका मॉडर्न। एंड अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं आगे का केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम लोग क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पढ़ के चलेंगे, बाकी ये सबको छोड़ देंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, अपना माइंड सेट कर लेते हैं हमको कैसे पढ़ना है। हमको सबसे पहले थॉमसन मॉडल थोड़ा देख लेना है कि प्लम-पुडिंग मॉडल क्या था। बोले थे कि पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड क्योंकि न्यूक्लियस क्या था थॉमसन को पता ही नहीं था, तो न्यूक्लियस नाम का कुछ चीज़ था नहीं, इसलिए डायरेक्ट उन्होंने क्या रेडियस ऑफ एटम निकाले थे जो कि 10⁻⁻10 मीटर था। ड्रॉबैक क्या था? क्योंकि एक्चुअली क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है, क्या एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका स्टेबल है, मतलब कि फिक्स्ड है, स्टेशनरी है नहीं है, वो मूव करते रहता है। तो कुछ ड्रॉबैक्स था, फेल हो गया। थॉमसन मॉडल हम लोग का हो गया है कंप्लीट। रुदरफोर्ड मॉडल हम लोग इसको अगला थोड़ा देर बाद देखते हैं। रुदरफोर्ड मॉडल में देखेंगे क्या क्या, इसमें भी बहुत कुछ फेलियर था, फेल क्यों हो गया सारा कुछ देखेंगे। फिर आता है बोर्स मॉडल। लेकिन बोर्स मॉडल आने से पहले कुछ चीज़ हमको पता होता है पहले से। क्या होता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है पता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका मटेरियल, ठीक है, क्या करता है जब उसमें लाइट आता है या जब उसमें हीट होता है, सॉरी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस पर हीट होता है तो वो क्या करते हैं? एक अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव रेडिएशन एमिट करते हैं। तो दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होता है। उसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? कोई मेटल शीट में जब आपका लाइट आता है, कोई एनर्जी आता है, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों को कंबाइन किया, आइंस्टाइन अपने कॉन्सेप्ट बताया कि हाँ अप्रूवल है, कुछ करेक्शन करके आइंस्टाइन अपना थ्योरी दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? बोर्स मॉडल। तो इन तीनों को कंक्लूड करके बोर्स अपना एक मॉडल निकालते हैं। लेकिन बोर्स मॉडल सिर्फ अपना पार्टिकुलेट नेचर पे होता है। बोर्स मॉडल क्या करता है? पार्टिकुलेट नेचर पे होता है, पार्टिकुलेट नेचर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट नेचर को सिर्फ कंसिडर करते हैं, वेव नेचर को भूल जाते हैं, वेव नेचर को वो कंसिडर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बोर्स मॉडल फेल हो जाता है। एंड बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। तो बोर्स मॉडल होता है, बोर्स मॉडल का सक्सेस भी क्यों होता है सारा कुछ देखेंगे। फिर आता है आपका क्वांटम मॉडल।
क्वांटम मॉडल आने से पहले दो चीज़ को देखना होता है। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट होता है। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है, जब वो मोशन पे होता है तो वो क्या करता है, वेव रिलीज करता है, उनसे से वेव निकलता है। तो दैट इज डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है। वो एक बात दिमाग में था। दूसरा हेइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये बता दिए थे बोर्स मॉडल में पता रहता है कि एक ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। हेइसेनबर्ग बोलते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर नहीं हो सकता है, आप एट ए टाइम कोई भी चीज़ का पोजीशन या कोई भी चीज़ का मोमेंटम आप एक ही साथ नहीं बता सकते हो, यानी कि पोजीशन एंड स्पीड एक साथ आप नहीं बता सकते हो। तो ये कुछ बातें थी। तो यहाँ पर हेइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों को कंबाइन करके द फाइनल हम लोगों को क्या मिलता है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम मिलता है, जो अभी हम लोगों का रिसेंट है, मॉडर्न हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारे एक माइंड मैप होना चाहिए कि हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग आगे चालू करते हैं वीडियो को, चलिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखते हैं, थॉमसन मॉडल हो चुका था। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ले जाता है। रुदरफोर्ड का अच्छी फ्रेंड थी मैरी क्यूरी, तो मैरी क्यूरी से कुछ लेके आए जिससे कि अल्फा पार्टिकल निकलता है, रेडियम ब्रोमाइड लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। यहाँ पर एक प्लेट लगाते हैं, थोड़ा सा एक होल रहता है जिससे अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर पाए। ये लीड प्लेट होता है, ठीक है, एक लीड का प्लेट होता है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलता है। यहाँ पर एक ऐसा एक स्क्रीन लिया जाता है, ठीक है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है जिंक सल्फाइड का, ZnS का एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन से क्या होता है, जब भी इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन या कुछ भी स्ट्राइक करेगा तो ना जलेगा, बत्ती जलेगा, हल्का सा दिखेगा, तो पता चलेगा हाँ ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये अल्फा पार्टिकल जैसे जाता है। अब यहाँ पर एक गोल्ड का फॉइल रखा रहता है। ये गोल्ड का फॉइल बहुत पतला होता है, एनसीईआरटी में ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है। एनसीईआरटी इसमें बोला 10⁻⁻10 नैनोमीटर के आसपास है, मतलब बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल है। एनसीईआरटी में लिखा देखो, सॉरी 100 नैनोमीटर का है, 100 नैनोमीटर का एनसीईआरटी में, सॉरी। तो ये इतना पतला गोल्ड फॉइल होता है। अब क्या होता है कि देखिए ये अल्फा पार्टिकल आपका, इसका बस पेनिट्रेटिंग पावर तो है, ये पतला सा गोल्ड फॉइल को छेद करता हुआ आगे चला जाएगा। अब जैसे ही आगे चला जाएगा तो यहाँ पर एक ना आपका यहाँ पर एक डिटेक्ट काउंटर होता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ एक काउंटर होता है कि इसको काउंट करेगा कि कितना अल्फा पार्टिकल जाता है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली क्या होता है कि ना जो रुदरफोर्ड होते हैं, तो रुदरफोर्ड पहले ये काउंटर को मूव नहीं करते, यहीं पर रखते हैं। तो इनको लगता है कि सारा अल्फा पार्टिकल यहीं से क्रॉस हो रहा है। लेकिन इनके जो दो स्टूडेंट्स होते हैं, एनसीईआरटी में उन दोनों का नाम मेंशन किया हुआ है, कौन है आपका, हेंस गाइगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन। तो मार्सडेन, तो इन दोनों क्या है, ये दोनों आपका क्या करते हैं, इस काउंटर को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, तो पाते हैं कि सिर्फ इधर ही नहीं, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल है जो हल्का एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल है जो हल्का एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एंड बहुत ही कम, इनफैक्ट 20,000 में से एक ऐसा है कि जो कंप्लीटली 180 डिग्री बाउंस बैक कर रहे हैं। तो ये पता चला, ठीक है। तो इसमें यानी कि हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, एनसीईआरटी में बताया गया है कि पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर जा रहा है। तो पहला क्या था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड। उसके बाद क्या था, उसके बाद फ्यू, बहुत ही फ्यू कुछ एंगल्स, फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लगभग ये तो 99% आपका 0.9% अनडिफ्लेक्टेड ही जा रहा था। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाई स्मॉल एंगल, ठीक है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट्स बाई स्मॉल एंगल। और उसके बाद हम लोग देखे थे थोड़ा सा क्या था, मतलब बहुत ही कम, लगभग 1 in 20,000, ठीक है, 1 in 20,000 आपका
लगभग 180 डिग्री तक बाउंस बैक कर रहा था। ये 3 चीज आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। तो ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या किया रुदरफोर्ड जी ने, कुछ अपना एज्यूम्शन बनाए कि इनमें से क्या क्या पता चलता है। तो इनमें से ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या कंक्लूजन है? कुछ कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन निकाले कि मोस्ट ऑफ द एटम हॉलो है और बहुत ही थोड़ा सा जगह में आपका पूरा मास बहुत ही थोड़ा जगह में है। तब इनको न्यूक्लियस नाम का एक चीज पता चला। पहले देखिए थॉमसन को न्यूक्लियस नाम का क्या चीज है पता ही नहीं था, तो एटम था, तो एटम का रेडियस दे दिया था 10⁻⁻10 मीटर। क्योंकि थॉमसन को पता चल गया कि यहाँ न्यूक्लियस होता है, एंटायरली आपका होल, आपका लगभग पूरा एटम आपका हॉलो है, खाली है, बीच में सिर्फ आपका मास कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर, तो उसको ये नाम क्या दिए? न्यूक्लियस नाम दिए। तो यहाँ पर मेन यहाँ पर मेन पता चलता है न्यूक्लियस का फंडा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिस्कवर होता है। तो हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल होगा तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला आपका न्यूक्लियस वाला फंडा, पहला हम लोग एनसीईआरटी से इसका लाइन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या क्या निकाले हैं। देखिए पहला कंक्लूजन क्या है आपका, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एनसीईआरटी पेज नंबर 31, इस एटम इज एम्प्टी as most of the particle passes through the fold undeflected। तो मोस्ट प्लेस क्या था? मोस्ट प्लेस ऑफ द एटम क्या था? एम्प्टी था। ठीक है, कंक्लूजन देखिए। दूसरा क्या है, देखिए अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वेल डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्टेड मस्ट बी ड्यू टू एनर्मस रिपल्सन फोर्सेस that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed। The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repel deflected positively charged alpha particle। ठीक है, दूसरा क्या बोला, वही ज़्यादा मेरे को डिफ्लेक्शन बहुत ही कम हुआ, जो कि डिफ्लेक्शन स्मॉल, यही वाला बहुत ही कम हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। इससे क्या पता चलता है? इससे न्यूक्लियस के बारे में पता चलता है। तो स्मॉल पोर्शन डिफ्लेक्टेड हुआ, स्मॉल पोर्शन डिफ्लेक्टेड हुआ, डिफ्लेक्टेड। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? न्यूक्लियस निकलता है। तो न्यूक्लियस निकलता है, तो न्यूक्लियस का बोला गया है कि रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस है NuCl वो है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेडियस है 10⁻15 मीटर किसके? न्यूक्लियस का। और थॉमसन क्या बोले थे? थॉमसन बोले थे कि रेडियस ऑफ एटम जो होगा वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यानी इन दोनों में कितना का रिलेशन आ रहा है? आप अगर देखेंगे इन दोनों को कंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाई रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है आपका? 10⁻⁻15। रेडियस ऑफ एटम कितना है आपका? 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻5। ठीक है, यानी कि 10⁻5। यानी कि अगर हम ऐसे देखेंगे कि आर ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये कंक्लूजन बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, एक जनरल एक हमको फॉर्मूला मिलता है, दैट इज कोई भी किसी का भी अगर न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10⁻⁻15 a⁻1/3। इसको याद रख लेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, जितना फॉर्मूला होता रहेगा हम हाईलाइट करवाते रहेंगे। ये फॉर्मूला नंबर 1 होगा, वेयर ए क्या है? ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपका होगा। ठीक है, तो ये है नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हम इसका कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। इसका पहले कुछ इसका ड्रॉबैक्स एंड कुछ इसका बेसिक बता देते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। देखिए अब रुदरफोर्ड में नेक्स्ट क्या है कि ये सारा चीज होने के बाद रुदरफोर्ड कुछ कंक्लूजन निकाले।
कंक्लूजन तो हो गया। इसके बाद अपना एक मॉडल दिए, तो रुदरफोर्ड का मॉडल का नाम क्या हुआ, रुदरफोर्ड का मॉडल का नाम हुआ, तो फिर यहाँ देखते हैं इनमें से अपना अब मॉडल, अब रुदरफोर्ड मॉडल देख लेते हैं क्या होता है। रुदरफोर्ड जो मॉडल दिए, रुदरफोर्ड जो मॉडल दिए वो क्या दिए, सबसे पहला मॉडल, मतलब पहला बात ये बताए कि मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल प्लेस इन एन एटम, बाकी पूरा एटम लगभग खाली है। तो सबसे पहले क्या न्यूक्लियस बोलती है, एनसीईआरटी में देख लेंगे, डिटेल में दिया हुआ सबसे पेज नंबर 32 में। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम एम्प्टी होता है एंड पूरा मास एक छोटा जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है एंड दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। तो टर्म न्यूक्लियस दिए एंड न्यूक्लियस का रेडियस कितना दिए 10⁻15 मीटर एंड साथ ही एक रिलेशन क्या दिए ये वाला, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10⁻−15 e⁻⁴ इसका हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे अभी एक दो ठो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले, यहाँ पर बोले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पर उस चीज को मेंशन किया है, क्या बोलते उसको, सोलर सिस्टम बोले हैं। लाइक सोलर सिस्टम मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल, तो क्या है इसको हम लोग सोलर सिस्टम मॉडल बोले हैं। इसमें क्या बोला गया, सोलर सिस्टम मॉडल में क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व करता है या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, सोलर सिस्टम मॉडल, तो मूव इन अ फिक्स नहीं, मूव इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिए दो, ठीक है। एंड लास्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हेल्ड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड बाय न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बाकी देख लेंगे। तो ये कुछ बात था, ठीक है। तो हम लोग रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो ये देख लिए क्या रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या क्या बोला, न्यूक्लियस बोल दिए मेंशन, सोलर सिस्टम का मॉडल देखिए यहाँ पर क्या क्या बात सक्सेस हुआ, क्या क्या बात फेल हो गया। ये बात तो सक्सेस हुआ रुदरफोर्ड का न्यूक्लियस वाला, लेकिन ये वाला बात पूरा फेल हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक क्या हुआ इसका, रुदरफोर्ड जी का ड्रॉबैक क्या था। देखिए रुदरफोर्ड जी का ड्रॉबैक क्या हुआ कि यहाँ पे आपका सोलर सिस्टम जो मॉडल बोले हैं, यहाँ पर ड्रॉबैक्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपका ये जो सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में है, ये जो सर्कुलर मूव इन सर्कुलर पाथ, ये वाला आपका पहला होता है फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है फेल, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक्सेलरेट कर रहा है इनफैक्ट, तो वहाँ से ईएम वेव एमिट होता है। अगर ईएम वेव एमिट होता है तो उसका एनर्जी लॉस होता है, और जैसे ही एनर्जी लॉस होता है तो मानिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमना चालू हुआ, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, तो ये घूम घूम के लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा कोलैप्स। और ये लगभग आपका टाइम कितना लेगा, एनसीईआरटी में कहा गया है सेकंड, 10⁻⁻8 सेकंड में ही ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था ये मॉडल, इसका पहला ड्रॉबैक है, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या था इसका कि ये लाइन स्पेक्ट्रम को तो समझा ही नहीं पाए थे, ये भी लाइन स्पेक्ट्रम अनेबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम क्या क्या, अनेबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम होगा ही नहीं, इनके अकॉर्डिंग होगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन यहाँ पर लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए एक्चुअली होता है क्या है,
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना था अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, बट हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, बट लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड, एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि अगर ये ऐसे से कंटिन्यू घूम रहा होगा तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है, VIB GYO और विबग्योर जो होता है, इनफैक्ट पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे, ठीक है, रेडियो वेव से लेकर के आपका एक्सरे गामा रे तक, तो भी कंटिन्यूस होता है। जैसे कि वायलेट के बाद VIB GYOR, तो ये देखिए वायलेट से हल्का होता 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 इंडिगो, उसका होता होता ब्लू, उसका होता था ग्रीन, कंटिन्यूसली एकदम धुंधला। रेनबो देखे है ना, कंटिन्यूसली कलर ऐसे दिखते हैं एकदम, लेकिन एक्चुअली में लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कंटिन्यू नहीं होता है, हल्का सा लाइन मिसिंग होगा, हल्का सा हल्का ब्लैक एक लाइनिंग आएगा, तो उसको क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हम वो डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इसके बाद ही हम लोग वो स्पेक्ट्रम को देखेंगे ध्यान से, एंड देन उसी को देखते हुए वो बोर्स मॉडल आया था। तो एक्चुअली होना चाहिए था आपका लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन आ रहा है इनका थ्योरी अगर देखेंगे तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा था, एक्चुअली होना नहीं चाहिए। हर अलग अलग एलिमेंट का अपना एक स्पेक्ट्रम बनता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, अगला पार्ट में, इसका पार्ट 5 में, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला ये जो उसका ये दूसरा वाला रुदरफोर्ड का सोलर सिस्टम वाला मॉडल खत्म हो गया, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करना था, तो यहाँ पर एक फेल होता है, एंड दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, रुदरफोर्ड मॉडल यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक काम का क्या देखेगा, एक काम इसका क्या था, ये लोग बेस डाले थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बेस होता है वो डाले थे, इसलिए इनको भी अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। अब रुदरफोर्ड तो इतना काम कर गए थे, तो एक काम यहाँ पर क्या कर गए थे, न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम देके गए थे। हम एक दो क्वेश्चन करेंगे न्यूक्लियस ऑफ द एटम का, ठीक है, उसके बाद इसको खत्म करेंगे आज का पार्ट। चलिए, न्यूक्लियस ऑफ द एटम क्वेश्चन लिखते हैं एक, चलिए ये क्वेश्चन है, क्या है देखिए इसको, द रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इतना विल बी, सॉल्यूशन देखते हैं, फॉर्मूला जाएंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻15। हमको याद रखना है कि 1 फर्मी को भी 10⁻15 को हम लोग 1 फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है, इतना, एंड ए की पावर 1/3। ए क्या होता है, ए है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास नंबर कितना होगा, ये है 27 मास नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1.33 इंटू 10⁻⁻15, यहाँ पर क्या लिखेंगे 27 की पावर 1/3। 27 की पावर 1/3 हम लोग को रूट निकालना है, तो 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, यानी कि यहाँ पर 3 लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 1.33 इंटू 10⁻⁻15, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, यानी कि 3 इंटू 1.33, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3, 3.99 इंटू 10⁻⁻15 आपका मीटर। कौन सा आंसर, लगभग 3.99, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला 4 होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ नहीं आता, तो सिंपल हम क्या कर लेंगे 27 का एलसीएम कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3, तो रूट में लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 मिला के 1 होगा, तो 1 2 3, 3 मिला के 1 3 बार लिखेंगे, तो क्या हम लोग 1 3 बार निकालें, तो ये रहा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए काम, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसका पहले हम लोग देख लेंगे क्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एंड हम लोग क्या देखेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। सो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।